तो ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एच टी टी पी। ठीक है, एच टी टी पी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट और और कोई सर्वर, या फिर एक सर्वर और एक दूसरा सर्वर आपस में नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो उसको प्री डिफाइंड रूल से करें, ताकि हर चीज स्टैंडर्डाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मान लो अभी तुम किसी बैकएंड सिस्टम पे काम कर रहे हो। ठीक है, और फिर कल को तुमने वो जॉब छोड़ दी, और उसके बाद कोई दूसरा डेवलपर आया, तो हर चीजें स्टैंडर्डाइज करना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो कल को कोई आया तो दोबारा आके उस पे उसी वे में काम कर सके, उसको एकदम नई चीज कुछ ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो उसमें से ही एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एचटीटीपी? तो मैंने बताया कि जैसे कि ये मान लो मीडियम की तरह मान सकते हो। ठीक है, प्रोटोकॉल मान सकते हो। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जो एक क्लाइंट को एक सर्वर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। अब क्लाइंट क्या क्या हो सकता है मैंने बताया था। क्लाइंट कोई ब्राउजर हो सकता है, क्लाइंट कोई मोबाइल हो सकता है, और क्लाइंट कोई सर्वर भी हो सकता है। समझ गए? अब एच टी टी पी के बेसिक दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए हमेशा। सबसे पहला है स्टेटलेसनेस। अब स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है? स्टेटलेसनेस, इसके नाम पे ही जाओ एक बार तुम। जैसे कि यहाँ पे पढ़ो, दिस मीन्स वेन एवर द कम्युनिकेशन हैपन्स इट डज नॉट परसिस्ट एनी ऑफ द प्रीवियस स्टेट फॉर फ्यूचर रिक्वेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, समझ गए? उसके बाद मैंने दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजी, तो मेरे को दूसरी रिक्वेस्ट के लिए पहली वाली रिक्वेस्ट का जानना जरूरी नहीं है। समझ गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एचटीटीपी में जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर तक जो भी जाती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये है, सर्वर डज नॉट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट प्रीवियस रिक्वेस्ट। समझ गए? और इसका मतलब एक और समझ सकते हो कि कोई भी पास्ट इंटरेक्शन कभी भी कोई सर्वर याद करके नहीं रखता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कभी भी कोई सर्वर पास्ट इंटरेक्शंस एचटीटीपी प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके नहीं रखता। ठीक है, इसके अब इसका अब फिर अगर याद नहीं रखता, फिर काम चीजें काम कैसे करती हैं? जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेके चलता है। ठीक है, जितनी भी सर्वर को कुछ भी प्रोसेस करने के लिए चाहिए, अब मान लो तुम वो हेडर्स है, वो कोई मेथड्स है, कुकीज है, ऑथराइजेशन कुकी है। ठीक है, कोई सेशन सेशन तुम क्या बोलते हैं, क्लाइंट पे वो कर रहे हो, तो वो उसकी कुकी हो गई। समझ गए? और इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि सबसे पहला, सिंपल और स्टेटलेस डिजाइन। सिंपल और स्टेटलेस डिजाइन का मतलब क्या है? अब तुम ही सोचो, अभी तुमने एक सर्वर बनाया, समझ गए? फिर उस पे 10,000 यूजर्स आ रहे हैं एक साथ। अब तुम 10,000 की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्टोर करके रख रहे हो, और अगर तुम्हें यह पता हो तो सर्वर एक तरह का मान लो रैम की तरह देख सकते हो तुम। मतलब वो एट द मोमेंट कंप्यूट करेगा। ठीक है, और
रिजल्ट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। तो इसका स्टेटलेस डिजाइन का ये है, ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमें कोई पहली बात यूजर इंटरेक्शन स्टोर ही नहीं करनी। ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर मान लो कल को किसी कारण की वजह से तुम्हारा सर्वर डाउन चला जाता है या क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि हम कभी भी कोई सर्वर रखते हैं तो फॉल्ट टॉलरेंसी के लिए हम उसके काफी सारे इंस्टेंसेस रखते हैं। इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल मान लो कि मतलब कॉपी करके रखते हैं। ठीक है, सेम कोड अलग अलग सर्वर पे चल रहा होता है। मान लो किसी कारण की वजह से एक सर्वर क्रैश हो गया, तो जो यूजर की रिक्वेस्ट है वो दूसरे सर्वर पे जाके आराम से प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि हमें कोई सेशन की हम कोई सेशन कहीं पे ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं किसी सर्वर पे। अब मान लो ऐसा नहीं होता कि स्टेटलेस डिजाइन नहीं होता, एचटीटीपी जो है तुम्हारा सेशन ट्रैक करता बैकएंड पे, तो क्या होता? मान लो मेरे पास 4 सर्वर हैं। पहले सर्वर पे मैंने किसी यूजर की इंफॉर्मेशन ट्रैक की, ठीक है, सेशन ट्रैक करा। अब किसी कारण की वजह से वो डाउन चला गया। मैं अब यूजर का रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे तो ला सकता हूँ, पर जितनी भी पुरानी इंफॉर्मेशन होगी वो तो सारी चली जाएगी ना। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा। और मान लो कि तुम कोई वेबसाइट चला रहे हो और उसके इंफॉर्मेशन तुमने कुछ स्टोर करी और वो बैकएंड में कोई सर्वर उड़ गया और उस वजह से तुम्हारा सारा डाटा उड़ गया, तो ये कोई अच्छी बात है? नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है। तुम्हारा तुम्हारी अगर तुम कुछ उस वेबसाइट पे काम कर रहे होगे, तुम्हारा पहली बात मेहनत खराब हो गई, उसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया, और नेक्स्ट टाइम से तुम वो सर्विस यूज ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए स्टेटलेस डिजाइन के बहुत फायदे हैं। उसमें से पहला है कि सिंपल होता है बहुत। हमें कुछ ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत, क्योंकि जब भी हम किसी यूजर को ट्रैक करते हैं उसमें हमें काफी सारे वेरिएबल्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें कंप्यूटेशन पावर बहुत जाती है, उसमें स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत जाती है, और किसी भी रैम या एसएसडी में कुछ चीजें स्टोर करना बहुत महंगा पड़ता है। समझ में आ रहा है? और दूसरा फॉल्ट टॉलरेंसी हो गई। फॉल्ट टॉलरेंसी मतलब कि एक अगर सर्वर डाउन चला गया तो हम दूसरे सर्वर पे आसानी से यूजर को रिडायरेक्ट कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट, और उससे कोई भी यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, सब एकदम स्मूथली चलेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। समझ गए? और तीसरा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब अब मान लो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि हम जो भी है एक सर्विस को अलग अलग सर्वर्स पे रखते हैं। तो जैसे हॉटस्टार है, अब हॉटस्टार ने क्या करा होगा? हॉटस्टार ने एक बड़ा सा सर्वर होगा, उसमें 10 मशीनें चल रही होंगी। समझ रहे हो? अब मान लो 10 लाख लोग एक साथ उनके सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, तो वो क्या करेंगे? उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो एक ही सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करें। वो अलग अलग सर्वर पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे हमारा सिस्टम स्केलेबल होगा। और स्केलेबिलिटी का एक ये बहुत बड़ा तुम एक तरह से प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हो कि अगर कोई भी चीज इंडिपेंडेंट रहकर भी काम कर सकती है, ठीक है, तो एक तरह से वो सिस्टम स्केलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मान लो मैंने एक प्रोसेस कहीं चल रहा है, एक प्रोसेस या एक सर्विस कहीं चल रही है, उसको मेरे को कुछ एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और उससे वो सारे काम कर जाएगा। ठीक है, अभी बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो समझने का ट्राई करना। ठीक है, कि एक सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट, एक मिनट बस।
हाँ, तो एक सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट भेजी। अब हमें जरूरी नहीं कि क्या बोलते हैं, एक ही सर्वर पे सारे रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट करनी है। हम 10 अलग अलग सर्वर यूज कर सकते हैं, उससे हमारा सिस्टम स्केलेबल होगा। तो मैं इसमें समझा रहा था कि हम एक सर्विस स्केलेबल है ये कैसे पता लगा सकते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। इसका मतलब हमें उसको सिर्फ कुछ एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उससे वो कंप्यूटेशन करेगा और हमें रिस्पॉन्स, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, उसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी दूसरे सर्वर पे। समझ गए? इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी दूसरे सर्वर पे। तो वो एक तरह से स्केलेबल माना जाएगा, क्योंकि हम उसके काफी सारे इंस्टेंसेस क्रिएट कर देंगे और उससे हमारी स्केलेबिलिटी मैनेज हो जाएगी, लोड मैनेज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है स्टेटलेसनेस एचटीटीपी में। इसके अब कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि हम कोई भी यूजर डाटा फेच करते हैं किसी भी सर्वर से। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मान लो हमें फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है ना? उसके बाद वो हमारी इन्फॉर्मेशन सारी फेच करके ले आएगा। या फिर तुम इंस्टाग्राम का अगर एक टाइम के लिए एग्जांपल लोगे, तो ईमेल पासवर्ड देने से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना? और इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि हमें कुछ चीज पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे, तो हम उसको सर्वर को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैप्शन, इमेज, वीडियो। ठीक है, और एक चीज यहाँ होती है, याद रखना हमेशा, ऑथराइजेशन टोकन। ठीक है, या अब तुम पूछोगे ऑथराइजेशन टोकन क्या होता है, तो तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। ऑथराइजेशन टोकन एक तरह की आइडेंटिटी टोकन होता है, मतलब बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, एक आइडेंटिटी टोकन है तुम्हारा ये, जिससे जिससे इंस्टाग्राम का सर्वर तुमको पहचान पाएगा कि हाँ भाई ये ऋषभ है। ठीक है, जब तुम इमेज, कैप्शन और वीडियो भेजोगे, उसके साथ तुम्हें ऑथराइजेशन टोकन भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अब हम आगे पढ़ेंगे। उससे क्या करेगा, इसका JWT बोलते हैं, JWT से ऑथराइज करते हैं, इसको साइन कर देगा बेसिकली। उसको ना ये डिक्रिप्ट करेगा, मतलब ये एक तरह से इंक्रिप्शन फॉलो करता है। ठीक है, वो जो टोकन होगा वो एक इंक्रिप्टेड की होगी, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी। ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट पे। और ये टोकन जब तुम उनको भेजोगे, तो वो एक अल्गोरिथम लगा के इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे और उसके अंदर की इंफॉर्मेशन सारे निकाल लेंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई देख, सेशन तो ट्रैक हो रहा है। अब सेशन कहाँ ट्रैक हो रहा है और कैसे हो रहा है? सेशन ट्रैक हो रहा है क्लाइंट साइड पे। ठीक है, कैशिंग भी जो हम करते हैं ना, वो क्लाइंट साइड ही होती है। कैशिंग कभी भी सर्वर साइड नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इतने कंप्यूटेशन रिसोर्सेज नहीं है। समझ रहे हो? हम कुछ भी बनाते हैं ना कभी, तो इकोनॉमिकली बहुत सोचना पड़ता है। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कैशिंग जो हो रही है वो हो रही है कहाँ हो रही है? क्लाइंट साइड पे हो रही है। क्लाइंट साइड पे कैसे हो रही है? क्लाइंट साइड पे हो रही है एक ऑथराइजेशन टोकन से। अब ऑथराइजेशन टोकन में इसमें तुम्हारा नाम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, आईडी हो सकती है, काफी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है इनक्रिप्ट करके एक की के अंदर। ठीक है, अब सर्वर का क्या काम है? सर्वर को तुम बस ये ऑथराइजेशन टोकन भेज दोगे और वो बोलेगा हाँ भाई ये एल्गोरिथम मैं चला दूंगा, और मेरे पास सारी तुम्हारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कितना सिंपल है। अब सोचो सर्वर का यहाँ पे सिर्फ क्या यूज हुआ? सर्वर का यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटेशन रिसोर्स यूज हुआ। ठीक है, कंप्यूटिंग पावर यूज हुई। सर्वर को कोई भी खर्चा नहीं हुआ स्टोर करने का। तुम ही सोचो, तुम्हारे फोन में कितनी जीबी रैम होगी? 6 GB होगी, 8 GB होगी, 4 GB होगी, है ना? लेकिन स्टोरेज कितना होगा? स्टोरेज होगा 128 होगा, किसी 64। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मान लो SSD इतनी सस्ती नहीं आती, रैम इतनी सस्ती नहीं आती, और सर्वर जो है एक तरह का रैम ही समझ लो, इसलिए हम वहां पे कुछ भी चीज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम कंप्यूटेशन पावर जरूर यूज कर सकते हैं वहां पे। समझ गए? तो ऐसे ये होता है HTTP में इसका स्टेटलेसनेस। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है बहुत सिंपल,
क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में वैसे पढ़ाया था, लेकिन उसमें काफी सारी पॉइंट्स हैं जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ मान लो इसको, ठीक है, कि ऑलवेज क्लाइंट नीड्स टू इंस्टेंशिएट या इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए क्लाइंट को रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। मतलब क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ सर्वर से कम्युनिकेट करना। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई सर्वर किसी क्लाइंट को जाके बोल रहा है कि भाई मेरे को तो तेरे से कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एच टी टी पी में बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि मान लो एक 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 टाइम को मान लो कि ऐसा होता कि सर्वर तुम्हारा सर्वर तुम्हारा बिना तुम्हारी परमिशन के, मतलब बिना क्लाइंट की परमिशन के कम्युनिकेशन कर सकता, तो भाई तुम सोच रहे हो कि कितना बड़ा प्राइवेसी कंसर्न है ये, कि तुम आराम से कभी सो रहे हो और तुम्हारे रात से तुम्हारे फोन से सारी इंफॉर्मेशन कहीं जा रही है, लीगली जा रही है। कैसा लगेगा? इसलिए एच टी टी पी में बाय डिफॉल्ट ये है कि क्लाइंट हमेशा इनिशिएट करेगा रिक्वेस्ट सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, और क्या है, क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड, हाँ जैसे कि मैंने बोला था क्लाइंट, क्योंकि ये आर्किटेक्चर स्टेटलेस है तो क्लाइंट हमेशा सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी जरूरी होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ सकते हो, सर्वर विच होस्ट द वेबसाइट एनी। ठीक है, इसका मतलब यही है बेसिकली कि जब भी कोई सर्वर कुछ चीजें होस्ट करेगा, वो क्या होस्ट कर सकता है, वो वेबसाइट होस्ट कर सकता है या फिर वो कोई एपीआई स्टोर होस्ट कर सकता है। अब तुम सोचोगे एपीआई क्या होती है? एपीआई बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें अगर समझाऊं, तुम एनालॉजी से समझना। ठीक है, जैसे कि हम ना किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंटरफेस होता है। जैसे कि अभी मैं अपने लैपटॉप से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एक मेरा यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस जो है मेरे को अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, अब सेम जैसे कि मैं दिखाऊं, टर्मिनल है, ये टर्मिनल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सीएलआई बोलते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कमांड्स के थ्रू इससे अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसी तरह उसी इसी एनालिसिस से तुम समझ सकते हो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है कि हम एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने का एक जरिया। ठीक है, अब जैसे कि एक बैक एंड हो गया और एक फ्रंट एंड हो गया, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ वो है, तो उसको हम एपीआई बोल देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि तुमने सुना होगा कि अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बहुत देर से एच टी टी पी बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन तुमने अगर वेबसाइट ध्यान से देखी होगी तो तुम्हें यहाँ पे दिखता होगा कि एच टी टी पी एस, है ना। और तुमने ये शायद ये भी सुना हो कि एच टी टी पी एस जो है वो ही जो जो वेबसाइट एच टी टी पी एस से शुरू होती है वो ही सेफ होती है। हाँ, वो बात एकदम सही है, लेकिन अगर हम अंडरलाइन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एच टी टी पी और एच टी टी पी एस सॉर्ट ऑफ इंटरचेंजेबल है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इनको समझेंगे तो तुम इसको इंटरचेंजेबल मानना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एच टी टी पी अलग है, एच टी टी पी एस एकदम ही अलग है। नहीं, एच टी टी पी एस में बस थोड़ी सी
एडिशनल इंक्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। एडिशनल इंक्रिप्शन और थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि जब तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे तो उसमें ओएसआई मॉडल पढ़ते हो, ठीक है। ओएसआई मॉडल में क्या होता है? ओएसआई मॉडल बेसिकली तुम समझ सकते हो एक तरह की स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन मतलब एक तरह की गाइडलाइन है कि कैसे चीजें काम करनी चाहिए, ठीक है। इसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं। अब जैसे कि तुम्हें बताऊं कि हम जहाँ अभी यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे google.com लिखा, अब ये इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर तक जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई ये प्लेन टेक्स्ट में जाएगी, नहीं। ये पहले यहाँ से कन्वर्ट होगी, हो सकता है बाइट में कन्वर्ट हो, ठीक है। फिर बाइट से मशीन कोड में कन्वर्ट हो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप मत जाओ। तो वही चीज। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ पे ना एक लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, ट्रांसपोर्ट लेयर, स्पोर्ट्स लेयर। तो ये इस लेवल पे जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एचटीटीपीएस। और कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स मतलब जब तुम अपना कोई डोमेन खरीदोगे ना, तो तुम्हें उसके साथ एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स भी कहीं कहीं से बाय करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता क्या है? जैसे कि हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट आधार कार्ड देती है ना कि हाँ भाई तू इंडियन है, ऐसे अब तो ऐसे ही बन जाता है, मतलब ठीक है। फिर भी वोटर आईडी कार्ड होता है, तो सरकार देती है ना कि हाँ भाई तुम इंडियन हो, तुम वोट कर सकते हो। वो एक तरह का मेरा सर्टिफिकेट ही तो है। तो वैसे ही काफी सारी कंपनीज होती हैं, वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट को कि वो किस लेवल तक सिक्योर है, ठीक है। और उसके बाद ही वो कोई भी वेबसाइट अपने आप को एचटीटीपीएस से शुरू हो सकती है, शुरू होकर चल सकती है, ठीक है। इतना समझ लो अभी के लिए। तो अभी मैंने बताया कि मैं ये तो बोल रहा हूँ कि एचटीटीपीएस से कम्युनिकेट होता है, पर एक्चुअल में एचटीटीपीएस से एचटीटीपी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स में से पढ़ते हो, प्रोटोकॉल्स होते हैं दो तरह के, ठीक है। अब क्या होता है? पहला होता है टीसीपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अभी इनके नाम पे ज्यादा मत जाओ, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा समझो कि होता क्या है, ठीक है। बहुत ही वैसे समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझो कि ये इसका यूज केस क्या है। तो टीसीपी जो होता है ना, वो मोर रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब कि मैंने यहाँ से अभी मान लो 10 फाइल्स भेजी, ठीक है। 10 फाइल्स भेजी, उसमें से रास्ते में चार, पहले फाइल शुरुआत की 4 फाइल गई, और पांचवी फाइल गई नहीं, फिर उसके बाद डायरेक्ट छठी फाइल गई, ठीक है। तो पता है एचटीटीपी क्या बोलेगा कि भाई ये जो कम्युनिकेशन है वो तो टीसीपी के उससे हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि चौथी फाइल के बाद सीधे छठी फाइल दे दूं। वो जाकर क्लाइंट से बोलेगा कि, सॉरी, सर्वर से बोलेगा कि भाई मेरे को पहले पांचवी फाइल दे, उसी के बाद मैं कुछ लूंगा, वरना वरना ये कनेक्शन क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन जो है ना वो मोर रिलायबल है। इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा हमें भेजना है एचटीटीपी के थ्रू, मतलब टीसीपी के थ्रू, वो जाएगा ही जाएगा। मतलब 100% श्योरिटी है कि वो डाटा दूसरे एंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। ये इस वजह से थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम अपने यूज केस को देखते हैं कभी भी कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। अब टीसीपी कहाँ यूज करना चाहिए हमें? जहाँ पे हमें रिलायबल डाटा ट्रांसफर चाहिए, है ना। ऐसा हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि हम थोड़ा सा के बीच में कहीं डाटा लूज करें किसी भी एरर की वजह से, है ना। तो वहां पे हमें टीसीपी यूज करेंगे। अब यूडीपी क्या है? यूडीपी ये है भाई कि मतलब यहाँ पे एक बंदा बैठा है, मतलब देखो, क्लाइंट है, सर्वर है, ठीक है।
तो सर्वर पता है क्या बोलेगा? सर्वर बोलेगा कि भाई ये जो कम्युनिकेशन अभी हो रहा है ना, वो हो रहा है यूडीपी से। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं तेरे को डाटा तो दूंगा, पर डाटा के पैकेट्स ना बस फेंकता रहूंगा तेरे पे, फेंकता रहूंगा, फेंकता रहूंगा, फेंकता रहूंगा। अब तू उसको कैच कर, वो तेरे तक पहुंचे या ना पहुंचे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है? यूडीपी वो करता है। अब इसके भी यूज केस है। इसका यूज केस कहाँ है बताओ? इसका यूज केस है लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग कैसे? जब तुम हॉटस्टार पे देखते हो मैच, तो उसमें याद होगा कि कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। तो 5, 10, 15, 100, मान लो 100 भी फ्रेम ड्रॉप्स हो गए, तुम्हें उतना कुछ लगेगा कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? नहीं पड़ेगा ना। तो वो कम्युनिकेशन जो होता है वो यूडीपी से होता है, और वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है? क्योंकि हम कुछ अक्नॉलेज कर ही नहीं रहे कि वो चीज क्लाइंट तक पहुंची या ना पहुंची। ठीक है? अब ये हो गया। अब हम एक्चुअल में समझेंगे कि टीसीपी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कैसे होता है। देखो, ये चीज वैसे तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ोगे, पर यहाँ पे ना मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में और बड़े उससे समझा, मतलब तुम ना ये समझो कि यहाँ पे हर चीज जो है बहुत सिंपल है पहले से ही। तुम इसको जितना कॉम्प्लेक्स करोगे ना, उतना ज्यादा हो जाएगा। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास एक ये लैपटॉप है, यहाँ पे एक क्लाइंट है ना, और यहाँ पे एक सर्वर है। ठीक है? तो ये जो लाइन है, ये एक तरह का तुम सिमेंटिक्स मतलब दिखाने का तरीका ही मान सकते हो। ठीक है? तो कनेक्शन के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्लाइंट है वो क्या कह रहा है यहाँ से? क्लाइंट स्टार्ट्स कनेक्शन, मतलब क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट कनेक्शन स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर तक। ठीक है? और उस रिक्वेस्ट में वो क्या बोलता है? उस रिक्वेस्ट में बोलता है भाई मुझे कनेक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है? और उसके साथ वो क्या भेजता है? उसके साथ भेजता है वो सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट। ठीक है? ये चीज तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए तुम ये मान लो, ये बोलता है पहली रिक्वेस्ट पे कि भाई मेरे को कनेक्शन स्टार्ट करना है। वो फिर वो सर्वर सुनता है। ठीक है? फिर सर्वर क्या बोलता है? सर्वर बोलता है हाँ ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। ठीक है? और इसके साथ ये क्या भेजता है? सिंक्रोनाइजेशन प्लस अक्नॉलेजमेंट। अक्नॉलेजमेंट का मतलब समझते हो ना? अक्नॉलेजमेंट का मतलब बेसिकली कि हाँ, मैंने ये चीज मान ली कि हाँ पहुंच गई है ये। ठीक है? तो वो क्या भेजता है? सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट। और बोलता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक है, मैं तैयार हूँ कनेक्शन करने के लिए। ठीक है? फिर ये कल क्लाइंट तक पहुंचती है दोबारा, और क्लाइंट क्या बोलता है? क्लाइंट बोलता है हाँ भाई कनेक्शन हो गया है। ठीक है? क्या बोलता है? हाँ ठीक है। तो हो गया कनेक्शन। ठीक है? कह रहा भाई हाँ हाँ, ठीक है भाई हो गया कनेक्शन, और उसके साथ ही क्या भेज देता है? अक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट। ठीक है? इतना समझ लो। और उसके बाद क्या होता है? एक कनेक्शन सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो जाता है। समझ गए? बहुत सिंपल है। अभी ये बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ। बस चीजें ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि क्या क्या है, क्योंकि भाई नाम देने वाले बड़े बड़े नाम दे देंगे बहुत ज्यादा। ठीक है? लेकिन चीजें सिंपल ही रहेंगी फिर भी। समझ रहे हो? तो तुम बस, मैंने बोला था ना कि लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि तुम बड़ी पिक्चर देखना स्टार्ट करो, मतलब बिग पिक्चर देखा करो कि हाई लेवल पे चीजें काम कैसे कर रही हैं सबसे पहले। उसके बाद डीप डाइव करो, उससे ज्यादा काफी हेल्प होती है। तो अभी ऐसे समझ लो कि क्या क्या बोलता है? एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। क्लाइंट सबसे पहले कनेक्शन स्टार्ट करता है और बोलता है भाई मुझे कनेक्शन स्टार्ट करना है। तो उससे क्या सर्वर सुनता है, और सर्वर कहता है हाँ ठीक है भाई मैं तैयार हूँ सर कनेक्शन के लिए। उसके बाद वो क्लाइंट सुनता है और क्लाइंट बोलता है हाँ ठीक है हो गया कनेक्शन। और जैसे ही सर्वर सुनता है तो फिर वो सर्वर को भी पता लग जाता है कि हाँ भाई कनेक्शन हो गया, बढ़िया एकदम। ठीक है?
तो ऐसे टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, और फिर ये मैंने बताया था कि रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी आराम से इसमें डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी। यहाँ पे मैंने नोट्स में एक, बोल सकते हो, रील डाल दिया है, मतलब इसको देख लेना बाद में। फन फन वे है मतलब समझने का। उसके बाद देखो, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एचटीटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आगे वैसे अगर तुम लेगेसी सिस्टम्स पे काम करोगे, ठीक है, क्योंकि हर कोई सिस्टम हमेशा हर चीज सपोर्ट नहीं करता। शुरुआत की ये चीजें तो वैसे कोई भी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत 1990 1986 के आसपास के, तो एकदम आउटडेटेड है। तो सबसे पहले एचटीटीपी की शुरुआत हुई कैसे? तो एचटीटीपी में सबसे पहले पहला वर्जन था जो, वो था 0.9। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें पता है क्या क्या था? सिर्फ इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड था। अब एक मेथड क्या था अभी, इसमें था कि हम सिर्फ एक क्लाइंट से दूसरे, एक क्लाइंट से सर एक क्लाइंट के जरिए सर्वर से सिर्फ कुछ डाटा फेच कर सकते थे। ठीक है, हम ना कुछ डाटा क्रिएट कर सकते थे, ना डिलीट कर सकते थे। ठीक है, हम सिर्फ डाटा फेच कर सकते थे पहले वर्जन के जरिए। इसमें ना हेडर्स थे। अब हेडर्स क्या होते हैं पता है? हेडर्स ये होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये हेडर्स हैं। जैसे कि अभी कंटेंट टाइप हो गया, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन ओपनर पॉलिसी हो गई, ये सारे हेडर्स हैं। समझ आ रहा है? तो पहले एकदम जो फर्स्ट वर्जन था उसमें हेडर्स नहीं थे, उसमें कोई वर्जन स्ट्रिंग भी नहीं थी। वर्जन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? वर्जन स्ट्रिंग का जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये और जूम करता हूँ, रुको। यार ये तो जूम ही नहीं हो रहा, शिट। दिख रहा है वैसे, विजिबल है, कोई बताना। ठीक है, तो देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है HTTP/2 करके। तो HTTP/2 जो है, ये बेसिकली HTTP का वर्जन है जिससे सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा है मेरे को। और यहाँ पे जो मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट करी थी वो किसके थ्रू करी थी? HTTP/1.1, मतलब 1.1 वर्जन से मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी थी। ठीक है, तो वर्जनिंग ये होती है। तो इसमें कोई वर्जन स्ट्रिंग नहीं थी रिक्वेस्ट के साथ, और कोई स्टेटस कोड भी नहीं था। जैसे कि अभी हम वो देखते हैं ना कि अगर मान लो कोई सर्वर्स पे रिसोर्स मिला ही नहीं, मतलब तुमने कोई ऐसी चीज ढूंढना चाह रहे हो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस पे वो क्या देता है? 404 एरर देता है ना, 404। और मान लो कि कोई तुमने रिक्वेस्ट भेजी और वो सक्सेसफुल हो गई, तो उसमें क्या रिक्वेस्ट भेजता है वो? रिस्पॉन्स देता है, वो स्टेटस कोड देता है 200। ठीक है, याद रखना, वैसे आगे से प्योर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था। और फिर उसके बाद दूसरा वर्जन जो है CTV 1.0, इसमें इन्होंने सपोर्ट काफी सारे मेथड्स के इन्होंने सपोर्ट दिए, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, हेड हो गया। ठीक है, गेट का मतलब होता है कि हम कोई भी डाटा सर्वर से चाहते हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत ये। और पोस्ट का मतलब कोई भी हम डाटा क्रिएट करना चाहते हैं। हेड 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 जो है, ये गेट की तरह ही है, बस इसमें फर्क पता है क्या आता है? इसमें ना हम सर्वर जो है हमें कोई भी बॉडी नहीं देता, मतलब कोई भी डाटा नहीं देता, सिर्फ वो हेडर्स देता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करा, तो उन्होंने हेडर्स का सपोर्ट दे दिया, स्टेटस कोड्स का सपोर्ट दे दिया। ठीक है, और एक चीज और, हाँ, देखो, तो HTTP 1.0 में पता है क्या होता था कि ईच रिक्वेस्ट ओपन सा न्यू कनेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, यहाँ पे मेरी क्लाइंट ने सर्वर पे एक गेट रिक्वेस्ट भेजी।
ठीक है। तो वो गेट रिक्वेस्ट जैसे ही भेजी, तो उसके लिए उसने एक कनेक्शन बिठाया, है ना, एक कनेक्शन बिठाया। ठीक है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, उसके बाद उसने वो कनेक्शन बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद उसने वो कनेक्शन बंद कर दिया। रुको एक। हाँ, तो मान लो। ठीक है। तो मान लो मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, सर्वर पे। तो सर्वर ने एक रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करा। तो जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश करा ना, उसके बाद उसने वो जैसे रिक्वेस्ट फुल हुई, तो उसने क्या बोलते हैं, कनेक्शन क्लोज कर दिया। ठीक है। अब इससे नुकसान होता है परफॉर्मेंस पे। कैसे? अब मान लो जैसे कि अभी मैं टैब खोलूंगा इसका, google.com है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क टैब देखना मेरा, ठीक है। अरे यार। हाँ, देखो, जैसे ही मैं नेटवर्क टैब खोलूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट देखना कितनी सारी है। रिक्वेस्ट ब्लॉक क्यों हो रही है? कैश्ड हो गया यार, अच्छा कैश कर। तो इसका मतलब देख लो ना, काफी सारे रिक्वेस्ट हमें, कोई सिर्फ एक वेबसाइट खोलने के लिए भी काफी सारे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, और काफी सारा डाटा एक बार में फेच करना पड़ता है। अब तुम सोचो, अगर एच टी टी पी 1.0 के साथ अगर हम चलते, और हर रिक्वेस्ट पे हमें नया कनेक्शन खोलना पड़ता, तो यार इससे चीजें स्लो नहीं हो जाएगी? क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में भी कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में भी कुछ तो टाइम लगेगा। अब मान लो मैंने 10 रिक्वेस्ट भेजी लगातार, सिर्फ एक वेबसाइट ओपन करने में, तो अब मेरे को 10 बार कनेक्शन खोलना पड़ रहा है, 10 बार बंद करना पड़ रहा है। कितना ज्यादा इनएफिशिएंट है कि नहीं? तो इसमें एच टी टी 1.0 में ये था। और इसमें कोई कैशिंग मैकेनिज्म भी नहीं था। ठीक है, कैशिंग। कैशिंग समझ रहे हो? कैशिंग क्या होता है? कैशिंग मतलब कोई भी डाटा स्टोर नहीं करती सर्वर। स- कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता सर्वर पे, है ना। यही होता है कैशिंग। तो इसके बाद तुम्हें वैसे एक क्वेश्चन आना चाहिए था, छोड़ो अभी। तो उसके बाद नया वर्जन आया एचटीटीपी का। इसमें इन्होंने परसिस्टेंट कनेक्शन इंट्रोड्यूस करे। अब परसिस्टेंट कनेक्शन क्या होता है? अब इसके नाम से ही जाओ, जो चीज मतलब जो चीज, मतलब अगर जी एक भैया। बार उसका क्रिएशन हो गया, तो वो चीज रहे थोड़ी देर के लिए या जब तक हम चाहें। ठीक है। तो परसिस्टेंट कनेक्शन में ये था कि हमें कभी भी कोई भी नई रिक्वेस्ट भेजने के लिए नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना नहीं पड़ रहा था। ठीक है। हम सर्वर को बता सकते थे कि भाई देख, हम एक कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद ना एक रिक्वेस्ट, दो, एक के बाद एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, देखो, पहले एक कनेक्शन हो गया मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस्टेब्लिश। तो मैंने पहले पहली रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, वो फुलफिल हो गई। ठीक है। फिर मैं दूसरी रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है। फिर मैं तीसरी रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है। इसी तरह, जैसे ही मान लो मेरे पास एक साथ 10 रिक्वेस्ट पड़ी है क्लाइंट के पास, ठीक है, मतलब 10 रिक्वेस्ट मेरे को लगातार भेजनी है, तो पता है वो लाइन लाइन बाय लाइन ही जाएगी सारी, ये बात ही की याद रखना।
ठीक है। लेकिन एक तरह से हम देखा जाए तो यार ये भी इनएफिशिएंट हो गया कि यार जब तक पहली रिक्वेस्ट फुलफिल ना हो जाए तब तक दूसरी रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन जब अभी तुमने यहाँ देखा था, जब मैंने नेटवर्क टैब ओपन करके दिखाया था, यहाँ पे तो काफी सारे रिक्वेस्ट एक साथ जा रही है। देखो देखो एक साथ कितनी सारी रिक्वेस्ट चली गई है ना, समझ रहे हो। ये तरीका जो अभी हो रहा है वो ज्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन टू दिस। क्योंकि मान लो अगर मैं ये एस टी टी वी 1.1 पे अगर ये वेबसाइट चल रही होती तो 1.0 ओ सॉरी, तो एक रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो रही तो दूसरी रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ता, ठीक है। इसकी वजह से भी काफी चीजें स्लो हो जा रही हैं। अब क्या बोलते हैं, सॉरी वर्जन में कंफ्यूज हो गया। हाँ तो अब कनेक्शन तो परसिस्ट कर रहा है पर हमारे पास अभी भी कंकरेंसी की प्रॉब्लम है। कंकरेंसी मतलब पैरेलली चीजें रन नहीं कर सकती। हम एक साथ 10 रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, ठीक है। और कोई बात नहीं, पर इसकी भी आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन देखो अब ये क्या है, चंक ट्रांसफर इनकोडिंग एच टी टी पी 1.1 में एक चीज और इंट्रोड्यूस हुई, चंक ट्रांसफर इनकोडिंग। अब चंक ट्रांसफर इनकोडिंग क्या होता है? चंक ट्रांसफर इनकोडिंग बेसिकली, मान लो तुम्हारे पास क्लाइंट के पास ना एक कोई डाटा है, क्लाइंट के पास कोई एक बहुत बड़ी सी फाइल है, और उस फाइल को ना हमें एक्चुअल साइज नहीं पता उसका, ठीक है। या उसका हमें साइज तो पता लेकिन बहुत बड़ी है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार में तो नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो एस टी टी 1.1 में क्या हुआ, हम चंक्स में भेज भेज सकते थे, मतलब टुकड़ों में भेज सकते थे, ठीक है। इसका हम आगे चल के लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे होता है, और बेटर कैशिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि पिछले वाले वर्जन में सर्वर कैशिंग वो नहीं करता था, लेकिन अब करने लग गया। वो भी कैसे कैसे, ई टैग के जरिए, कैश कंट्रोल, लास्ट मॉडिफाइड, ये सारे एक तरह का तुम समझ सकते हो सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं। अलग अलग तरीके हैं सर्वर पे कैश करने के, मतलब कैशिंग ऑपरेट करने के, समझ रहे हो। इसका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, बताओ, किसी के कुछ डाउट आया हो, बोलो। कैशिंग तो भैया उस पे ही होगी ना, क्लाइंट साइड पे जो भी उसने डाला होगा अपना डिटेल्स वगैरह वो स्टोर हो रही होंगी। हाँ वेरी गुड भाई, मैं यही क्वेश्चन वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, तो मैंने पिछली बार बताया था कि क्या बोलते हैं, सर्वर पे कभी भी कैशिंग नहीं होती क्योंकि हमारे पास इतना स्टोरेज ही नहीं होता डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, तो पढ़ो, कैशिंग इज नॉट अबाउट रिमेम्बरिंग हु यू आर, ठीक है। इट्स अबाउट कॉपीज, इट्स अबाउट स्टोरिंग कॉपीज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मान लो अब मेरे पास चलो पहले इस पूरा पढ़ देते हैं। कॉपीज ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि एचटीएमएल फाइल हो गई, सीएसएस हो गई, जावास्क्रिप्ट, या कोई एपीआई रिस्पॉन्स हो गया, कोई वीडियो हो गई, ठीक है, या फिर कोई फाइल हो गई, कोई ब्लॉग हो गया, कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दे डोंट नीड टू बी फेच्ड अगेन फ्रॉम द सर्वर। अब हम देखो, कैशिंग कभी भी, पहली बात, कहाँ कहाँ होती है तुम्हें ये समझना ज्यादा जरूरी है। कैशिंग हमेशा ब्राउजर पे होती है या प्रॉक्सी सर्वर पे होती है, सर्वर पे नहीं होती, सर्वर पे नहीं होती, प्रॉक्सी सर्वर पे होती है। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो हमारे क्लाइंट और सर्वर, मेन सर्वर के कहीं ना कहीं बीचों बीच बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम सीडीएन्स का यूज करते हैं, ठीक है, और सीडीएन पे भी होती है कैशिंग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, मेरे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, ठीक है। अब इसके बीच में
हाँ देखो एक मिनट। इंजिनेक्स, ठीक है। ये इंजिनेक्स जो है ना, ये मतलब ये जो तुम्हें लोगो दिख रहा है वो है इंजिनेक्स का। स्पेलिंग लिखूं? ठीक है। ये एक तरह का रिवर्स प्रॉक्सी टूल है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है कैशिंग करने में, सर्वर मतलब सर्वर पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि देख लो, एक मिनट को पहले बस मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ ठीक है, समझ लो ऐसे, ठीक है। तो पहली बात, ये क्लाइंट है, ये nginx से रिवर्स प्रॉक्सी टूल है, ठीक है। ये भी एक तरह का सर्वर ही है, समझ रहे हो? ये भी एक तरह का सर्वर ही है और ये हमारा मेन सर्वर है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे रिसोर्सेस होंगे, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें जैसे ट्विटर पे हो गया, कुछ चीजें कभी कभी ट्रेंडिंग हो जाती हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील कभी ट्रेंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट बार बार मेन सर्वर पे भेजें, किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट बार बार मेन सर्वर पे भेजे, कोई वो सेम चीज फेच करने के लिए अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, भाई सर्वर पे लोड पड़ जाएगा। और एक साथ मान लो 10 लाख लोग अगर सर्वर पे लोड डाल रहे हैं तो सर्वर क्रैश हो जाएगा, सिस्टम खत्म। तो इसके लिए हम लोड मैनेज करने के लिए कैशिंग करते हैं, लेकिन कैशिंग कैसे करते हैं? ऐसे रिवर्स प्रॉक्सी टूल्स की मदद से, ठीक है। जैसे कि इंजनएक्स, इंजनएक्स क्या करता है? इंजनएक्स ऐसा डाटा स्टोर करके रखता है जो ट्रेंडिंग हो, जो कि बार बार यूजर के द्वारा फेच करा जा रहा हो, ठीक है। ऐसा डाटा इंजनएक्स स्टोर करके रख लेता है। समझ में आ रहा है? तो एच टी टी पी एस से, कहाँ गया वो? हाँ, तो मैंने बताया ना, देखो कैशिंग या तो ब्राउजर में होगी। अब कैसे होगी ब्राउजर में? ब्राउजर में तो तुम लोकल लोकल स्टोरेज में उसको सेव कर लेगा। सीडीएन पे मैंने बताया था कि अलग अलग सर्वर होते हैं, तो एक तरीका और है प्रॉक्सी सर्वर। यहाँ पे जो हम कैशिंग की बात कर रहे हैं ना, ये वाली, ये प्रॉक्सी सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कोई भी प्रॉक्सी सर्वर अगर कभी भी यूज करेगा ना एच टी टी प्रोटोकॉल, तो एच टी टी 1.2 से ऊपर ही होगा, मतलब मिनिमम एच टी टी 1.1 तो होगा ही, ठीक है, तभी वो कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? इससे कुछ नहीं होता, सिस्टम सारे स्केलेबल होते हैं, यूजर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो एक ये क्वेश्चन था। और उसके बाद एच टी टी पी 2.0, इसमें क्या हुआ? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पे परसिस्टेंट कनेक्शन, मतलब एक कनेक्शन तो बन गया, अब हमें बार बार कनेक्शन बिठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर अब हम उस कनेक्शन पे एक एक करके ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम एक साथ 10 रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो एच टी टी पी 2.0 पे ये हमने काबिलियत एचटीटीपी को दे दी कि अब ये मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है। मल्टीप्लेक्सिंग समझते हो? मल्टीप्लेक्सिंग एक साथ पैरेलली काफी सारी चीजें कर सकता जो कर सके। इसका हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग यही समझ सकते हो। अभी एचटीटीपी सॉरी मल्टीप्लेक्सिंग तुम वहां भी पढ़ोगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स में शुरुआत में। मतलब काफी पुराने टाइम पे कम्युनिकेशन पता है कैसे स्टैब्लिश होता था? जैसे कि अभी मेरे पास कैसे फोटो नहीं है कोई, अगर वो फोटो आ जाए इसमें ना। तो एक मिनट एक मिनट। हाँ तो छोड़ो, ऐसे ही बताता हूँ मैं।
तो पहले पता है बहुत पुराने टाइम में कैसे कम्युनिकेशन होता था कि मान लो स- एक ना सिटी है। अब सिटी में मेरे को एक कोने से एक सिटी है, ठीक है। मेरे को अब उस सिटी में एक कोने से दूसरे कोने में कम्युनिकेट करना है। तो पता है पहले क्या होता था, पहले ना एक सेंट्रल सर्विस होती थी, मतलब सेंट्रल सर्विस तुम मान सकते हो बहुत, एक टेलीफोन कंपनी होती थी, ठीक है। तो इन टेलीफोन कंपनी के पास पता है क्या होता होता, इन टेलीफोन कंपनी के पास स्विचेस हुआ करते थे। स्विचेस मतलब जैसे कि मेरे पास अभी एक वायर है, जो मेरी वायर यहाँ जा रही है, ठीक है, इस टेलीफोन कंपनी के पास, और सेम वायर मेरे इस दोस्त के पास जा रही है, ठीक है। अब पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था कि क्या बोलते हैं कि मैंने अभी यहाँ से उसको कॉल लगाया और उसने उठा लिया ना। प्रॉपर टाइम फिक्स होता था कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आपको इस वाली लाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे ना लोग मैनुअली स्विचेस निकालते थे और डालते थे, ठीक है। मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में स्विचेस डालते थे ताकि यहाँ वाला बंदा यहाँ से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और या तो मान लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे को या मैं यहाँ पर हूँ, मेरे मेरे को इस दोस्त को कॉल करना है। तो मैं पता है पहले इस टेलीफोन कंपनी को कॉल करूंगा, क्योंकि यहाँ से तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। और मैं इनको बोलूंगा कि यार मेरे को ना यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये पहले पता है क्या करेंगे, वे कहीं करेंगे, ठीक है अब आप इतनी दूर, आप इतनी देर रुको। उसके बाद जैसे ही मेरा नंबर आएगा, मैं मेरा कनेक्शन ये यहाँ से मतलब बेसिकली एक वायर ही है, मान लो एक वायर है, जो मेरे वायर इससे कनेक्ट कर देंगे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे होता था, हर काम मैनुअली होता था। इसमें भी दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, वो तुम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब पैरेलली काफी चीजें कर सकते हो, जैसे कि मल्टी। अब इसमें क्या होता था, एचटीटीपी 2 में क्या होने लग गया, मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज ओवर अ सिंगल कनेक्शन और मल्टीपल रिक्वेस्ट इन पैरेलल। इसका मतलब है कि हमने एक कनेक्शन तो बिठा लिया, अब उस कनेक्शन में हमें ऐसा नहीं करना कि हम पहले पहली रिक्वेस्ट का को फुलफिल होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही सेकंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अब हम एक साथ 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये बहुत एक बिग विन थी। और उसके बाद हेडर कंप्रेशन यूजिंग एच पैक। तो एच पैक एक बेसिकली एल्गोरिथम है, हाई लेवल ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हम डाटा कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि देखो अगर मेरे पास अभी 100 MB की फाइल है, 100 MB की फाइल है, ठीक है। पर मेरे को ये किसी मेरे दोस्त को भेजनी है ऑन द नेटवर्क। तो मैं क्या 100 MB जितना डाटा खर्च करके भेजूंगा? नहीं। अगर ऐसा होने लग गया तो मतलब तुम्हारा डाटा पहली बात इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और बैंडविड्थ कंजप्शन इतनी होगी तुम उतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एच पैक उसमें से एक एल्गोरिथम है। तो मान लो 100 MB का जो ये फाइल है, वो 10 MB की बन जाएगी भेजते टाइम। और जैसे ही मेरा दोस्त इसको रिसीव करेगा, तो वो वापस इसको 100 MB में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट डाटा वो रिट्रीव कर लेगा जैसे मैंने भेजा था, विदाउट एनी लॉस। समझ गए? तो ये एचपैक कंप्रेशन टेक्निक HTTP 2.0 में इन्होंने सपोर्ट दे दिया। और सर्वर पुश, जब तुम कोई भी बैकएंड सिस्टम या फ्रंट एंड सिस्टम बनाओगे, ठीक है, तो ये सर्वर पुश वाली बात बहुत, मतलब एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस करने के लिए काम आता है। पूछोगे सर्वर पुश पहली बात होता क्या है? सर्वर पुश बेसिकली
जैसे कि मान लो मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ठीक है। अब कभी भी तुम इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम पहले जैसी सेकंड रील, मतलब जैसे तुमने रील स्क्रॉल करी, उसके बाद पहले वो रील लोड हुई, उसके बाद चली। अगर तुम्हारा डाटा मतलब इंटरनेट अच्छे से चल रहा है, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब वहां पे इंस्टाग्राम ने करा क्या, क्योंकि भाई देख, मैंने तो रील स्क्रॉल करी नहीं, मतलब मैंने नेक्स्ट वाली रील तो स्क्रॉल करी नहीं, उसको तो इसका मतलब मैं उसको चाहता ही नहीं हूँ देखना, है ना। अब मैंने उस रील स्क्रॉल जब करी नहीं, इसका मतलब मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी इंस्टाग्राम पे के सर्वर पे कि भाई मेरे को ये वाली वीडियो लाकर दे दो, है ना। तो वो रील इतना स्मूथली चल कैसे रही, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है यहाँ से रिक्वेस्ट पहले जाने में, फिर आने में, और भाई वीडियो है, प्रोसेसिंग में तो टाइम लेगा। तो इतना स्मूथ कैसे सब? वो इसी की वजह से है, ठीक है, सर्वर पुश। अब इसमें पता है हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोएक्टिवली सर्वर से यूजर तक डाटा भेजते हैं, इससे पहले कि वो उसको रिक्वेस्ट करे, ठीक है। अब इसको हम काफी तरीके से कर सकते हैं, मतलब फीडबैक लूप लगा सकते हैं, ठीक है, कि यूजर का मतलब यूजर पैटर्न कैसा है, कि किसी किसी यूजर पैटर्न का तो होता है ना कि भाई, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, तो वहां पे मैं कोई खाने की रील आई, ठीक है, तो मैं उस पर क्लिक करूँ, इंस्टाग्राम को भी पता है मैं उस पर क्लिक करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो वो वाली रील वो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पे फेच करके रखेगा, ठीक है। तुमने ये याद रखना कि तुमने कुछ, क्या बोलते हैं, उससे उससे रिक्वेस्ट नहीं करा है, पर सर्वर ने अपने आप ही तुम्हारे यूजर पैटर्न के हिसाब से वो रील तुम्हारे तुमको दे दी। और ये इसलिए दे पाए क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है पहले ही, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे तो कनेक्शन हमने स्टैब्लिश करा ही नहीं है, नहीं नहीं। जैसे ऐप चल रहा है, तुम्हारा ऐप खुल गया, तुम्हारा कनेक्शन बैठ गया भाई, समझ गए। इसको कंफ्यूज मत करना, समझ रहे हो। हाँ, तो अब HTTP 3 मतलब ये लेटेस्ट है। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें एक मिनट, गलत किया ये। हाँ, तो ये क्विक प्रोटोकॉल के ऊपर बना हुआ है। अब क्विक प्रोटोकॉल क्या है? क्विक प्रोटोकॉल एक तरह का वही सेट ऑफ रूल्स मान सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के उस पे काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के भी उस पे कैसे काम करता है, मैंने बताया था अभी कि अब तक हम जो भी कर रहे थे वो TCP कनेक्शन के थ्रू कर रहे थे, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए करते थे। पर अब हम जो करेंगे वो UDP के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इतनी कंप्यूटेशन पावर है, और या फिर हमने इतनी अच्छी एल्गोरिथम्स ढूंढ ली हैं जिससे हमें लॉस के कम काफी चांस है, ठीक है। तो हम अब परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए HTTP 3.0 यूज करते हैं। ये बेसिकली UDP पे है, ऑब्वियसली फास्ट है, ठीक है, और लेटेंसी कम हो जाती है। बेसिकली अभी तुम देखोगे, अभी तो मतलब दौर ही इस चीज का चल रहा है कि भाई हर किसी बंदे को फास्ट चाहिए हर चीज, ठीक है। तो जैसे कि गेम है, अभी गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है, उसमें इतनी हैवी हैवी ग्राफिक्स होती हैं हर चीज। अब उसको हम TCP के थ्रू करेंगे, तो अगर मान लो बीच में से कुछ फ्रेम ड्रॉप्स हो गए, तो भाई पूरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया, ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना बढ़ रहा है, वो तो वैसे भी, चलो उसको छोड़ो, वो तो वैसे भी उससे ही होता था। मतलब समझ रहे हो ना कि अब हर चीज की रिक्वायरमेंट्स बदल गई है, कि हर चीज सबको अब सबको फास्ट चाहिए, और कुछ लूज भी नहीं करना। तो अब कुछ एल्गोरिथम्स के जरिए UDP के ऊपर, मतलब ऑन टॉप ऑफ UDP, इन्होंने HTTP 3.0 बना दिया, ठीक है। इसको हाई लेवल में समझ सकते हो। और अब इतने में किसी को डाउट कुछ, बताओ। हाँ, सेंसिटिव डेटा के लिए काम नहीं आएगा।
हाँ तो फिर वो क्या बोलते हैं, पुराने वाले प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। मैंने बोला ना कि हर कोई सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकता है, जैसे कि मैं तेरे को दिखाऊं अभी। यहाँ पे देख, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। कहाँ गया एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है HTTP 1 और 2 के बीच में वो करने का, ठीक है। समझ रहा है, देख यहाँ पे देख, ये देख, ये दिख रहा है मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे, यहाँ पे ये ये देखियो HTTP वर्जन देखियो चेंज हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं किसी भी बैकएंड में अपना HTTP वर्जन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, तो इसमें अभी किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट। क्लास खत्म होने टाइम लेंगे वैसे डाउट्स। तो अब हम पढ़ेंगे ये हेडर्स। डायग्राम तूने खुद बनाया था? सब पहले सब मैंने खुद होना है भाई। वो भाई वाला जो था, एक्नॉलेजमेंट कौन सा? एक्नॉलेजमेंट सिंक्रोनाइजेशन वाला जो था। ये हाँ ये रहा, ये कहाँ है ये, इसमें किस पे बनाया था तूने मैंने, ये बनाया बनाया था अ, था उसका ये तो रहा देखना, वर्कशॉप पे इसने ये लेट बदतमीज पलंग में चाय दे दी। ये रहा भाई, ये रहा, खुद ही बनाया हाँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, हेडर्स। अब हम पहली बात, कभी भी कोई क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट किसी किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करता है ना, तो उसमें काफी सारी चीजें वो भेजता है। अब क्या क्या भेजता है, सबसे पहले हो गया हेडर्स हो गया, ठीक है, बॉडी हो गया, और क्या हो गया, कुकीज हो गया, ठीक है। अब इन सब का मतलब पहले बताता हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेडर्स। तो हेडर्स आओ, तो हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स बेसिकली आर की वैल्यू पेयर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। एक हेडर्स कुछ नहीं होते, बस अलग अलग पैरामीटर, पैरामीटर्स होते हैं की वैल्यू पेयर्स के, ठीक है, जो हम किसी भी रिक्वेस्ट पे या तो भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं। समझ गए, ये हमें यूजर इंटरेक्शन डिफाइन करने में मदद करता है, ठीक है, चीजें कैसे होंगी, ठीक है। मैंने बोला था ना कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लगते हैं, ताकि चीजें सही से और एक कंट्रोल्ड वे में काम करे, ठीक है, हमारा सिस्टम पे कंट्रोल रहे। समझ रहे हो, तो हेडर्स उसी का एक कंपोनेंट है जिसमें हम की वैल्यू पेयर्स यूज करते हैं, और उससे हम रिक्वेस्ट में या रिस्पॉन्स में भेजते या रिसीव करते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो कि वाई हेडर्स, ठीक है। तो इसको अब हम तुम एग्जाम्पल से समझो, बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ देखो, तो सबसे पहले इमेजिन करो कि तुमने कोई अमेजोन से सामान मंगवाया, ठीक है। अब अमेजोन से तुमने सामान जब मंगवाया, तो ट्रांजिट में मतलब जो भी तुम्हारा ऑर्डर रिसीव करा, जिस भी कंपनी ने, दुकान ने, जो भी वट, ठीक है, तो उसको, उसने तुम्हें पार्सल भेजा। अब उस पार्सल के ऊपर वो तुम्हारी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेगा। क्या क्या लिखेगा, जैसे कि एड्रेस, फोन नंबर, रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट मतलब तुम्हारा इंफॉर्मेशन, मतलब तुम्हारा नाम, ठीक है, तुम्हारा पिन कोड, ये सब पैकेट के, मतलब जो पैकेट है, ठीक है, जो भी पार्सल है, जो वो दुकानदार तुम्हें भेज रहा है अमेजोन के थ्रू, वो उस पैकेट के ऊपर तुम्हारी ये सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा, ठीक है। अब
ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, मतलब ऊपर इंफॉर्मेशन, पैकेट के ऊपर ही क्यों इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है? क्योंकि भाई अब 10 जगह से होकर हो सकता है कि तुम्हारा पार्सल आ रहा हो, ठीक है। पहले ये क्या पता कि तुमने कुछ ऑर्डर करा, तो वो चीज मान लो हैदराबाद में, ठीक है। फिर वो हैदराबाद से दिल्ली आएगा, ठीक है। फिर दिल्ली से तुम्हारा, मान लो, वेयर हाउसेस कहाँ होते हैं दिल्ली में? शहादरा आएगा, ठीक है। शहादरा से फिर तुम्हारा लोकल कहीं पे वेयर हाउस होगा, वहां आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे वेयर हाउस से, मतलब उस वेयर हाउस से फिर तुम्हारे घर पे आएगा। समझ रहे हो? अब मान लो एक जो ये जो पैकेट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं लिखी लिखी होती, तो क्या करता भाई? वो वो क्या करता, वो पैकेट फाड़ के देखता कि भाई इसमें है क्या। क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ, अंदर तो बिल होता ही है, उसमें तो अंदर इंफॉर्मेशन होती है। समझ रहे हो? और वो फिजिबल नहीं है। अब तुम ही सोचो, तुमने कुछ ऑर्डर करा हो, तुमको पैकेट फटा हुआ मिल रहा है, कैसा लगेगा? समझ रहे हो? तो इस एनालॉजी से तुम ये समझ सकते हो कि हेडर्स क्यों जरूरी है। हेडर्स ऐसे इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, ठीक है। पब्लिकली अवेलेबल होती है नेटवर्क पे। समझ रहे हो? कोई भी प्रॉक्सी टूल तुम्हारी रिक्वेस्ट देख सकता है आराम से। ऑब्वियसली अगर फायरवॉल है या फिर उनका अलग से कोई आर्किटेक्चर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर नहीं देख सकती। ले लेकिन वैसे सब देख सकते हैं। तुम्हारे, मान लो तुम्हारा वाईफाई है, तभी तभी इसलिए तुम्हें बोलते हैं कि किसी भी अनसिक्योर वाईफाई पे कभी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो हेडर्स नाम की चीज है ना भाई, ये कोई भी देख सकता है तुम्हारे नेटवर्क पे। समझ रहे हो? अब उन हेडर्स में तुम्हारी क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। कभी कभी हेडर्स में ऑथराइजेशन इन्फो जाती है, सॉरी, ऑथराइजेशन टोकन जाता है। ऑथराइजेशन टोकन तुम सोच लो, तुमने ना ओपन एआई का प्रीमियम ले रखा है। तुम यू आर पेइंग $200 पर मंथ, ठीक है। तुम्हारा बढ़िया बिजनेस कुछ चल रहा है, या फिर तुमने एज अ स्टूडेंट ले लिया $200 पर मंथ के लिए तुमने ओपन एआई का ले लिया। और उसके बाद तुम कुछ किसी भी अनसेफ नेटवर्क से उसको यूज कर रहे हो। तो वो जब रिक्वेस्ट जैसी ओपन एआई के सर्वर पे जाएगी ना, उससे पहले अगर कोई हैकर बैठा होगा तुम्हारे नेटवर्क पे, तो वो तुम्हारी हेडर चुरा सकता है, देख सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। समझ रहे हो? तो एक जरूरी बात ये कि हेडर्स जरूरी, मतलब हेडर्स का एक्चुअल में यूज क्या है, मतलब हम यूज ही क्यों करें? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने जो डाटा भेजा है, वो जो बॉडी भेजी है, वो सबको दिखे, ठीक है। हाँ, तो अब हेडर्स भी काफी तरीके के होते हैं, ठीक है। ये सारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसके आगे हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेयर विथ मी। तो रिक्वेस्ट हेडर्स पहला, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। तुम इसको टिपिकल रीड भी करोगे ना, तुम्हें सब आराम से समझ आएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये ऐसी चीजें है ना कि मतलब फंडामेंटल्स हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम क्या, मतलब सिस्टम पे काम करोगे, क्या बनाओगे? समझ रहे हो? इसलिए ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हेडर देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट हेडर बेसिक बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूजर एजेंट। अब यूजर एजेंट क्या होता है? यूजर एजेंट बेसिकली बताता है कि जहां से मेरी रिक्वेस्ट गई है, जहां से मेरी रिक्वेस्ट भेजी है मैंने, वो किस तरह का एजेंट है। मतलब इसका क्या है? अब वो मोबाइल है,
अब वो कोई लिनक्स बेस्ड सिस्टम है या फिर कोई पोस्टमैन है। पोस्टमैन जानते हो? पोस्टमैन होता है, मतलब पोस्टमैन एक टूल होता है, बैकएंड के लिए यूज होता है एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, चलो छोड़ो। मोबाइल है, तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है, क्रोम से भेज रहे हो, लिनक्स से भेज रहे हो, विंडो से भेज रहे हो, फिडोरा से भेज रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह का यूजर है, यूजर क्लाइंट है, ये सर्वर को ये चीज बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये यूजर एजेंट का हेडर है। इसने इसमें क्या होता है, क्रोम का वर्जन 5 से भाई रिक्वेस्ट आई है, और विंडोज एनटी 10.0 मतलब विंडो 10 है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो 64 है, Win64, समझ रहे हो। और ऐसे ही दूसरा हेडर देखो, ऑथराइजेशन हेडर। ऑथराइजेशन हेडर क्या होता है? जब हम आगे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, तब ये एक हेडर है जो यूज होता है, मतलब किसी यूजर की यूजर को पहचानने में। समझ आ रहा है? तो अब कुकी कुकी क्या होता है? कुकी बेसिकली कुछ ऐसा ऐसा डाटा होता है तुम्हारे क्लाइंट पे स्टोर्ड, जो तुम्हें विजिबल नहीं होता कभी कभी, जो सर्वर को के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और कुकी अब हमेशा अपने आप जाती है सर्वर के पास, ताकि उसको तुम्हारे बारे में पता चल सके, ठीक है। अलग अलग यूज केसेस होते हैं इसके, आगे पढ़ें तो। और एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट बेसिकली, एक्सेप्ट हेडर ये बताता है सर्वर को कि भाई देख, मैं रिक्वेस्ट तो भेज रहा हूँ, पर मैं ना सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल के अलावा अगर कुछ भेजेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद जनरल हेडर्स में क्या क्या, बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे डेट देखो, डेट हेडर है, बेसिकली डेट बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। कैश कंट्रोल, हाँ, कैश कंट्रोल एक ये ऐसा हेडर है जिससे तुम डील करोगे फ्रिक्वेंटली अगर किसी बड़े सिस्टम पे काम करोगे। जैसे कि ये बेसिकली क्लाइंट पे कैशिंग कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था ना कि हम काफी सारे मैकेनिज्म्स हैं, ई टैग से कर सकते हैं, कैश कंट्रोल से कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा हेडर है जो क्लाइंट पर बताता है कि भाई हमें इसको कैश करना है या नहीं करना। इसमें हम इसकी किसी भी डाटा की एज डिफाइन कर सकते हैं कि भाई तू ना इसको ऐसा कर, एक एक घंटे के लिए ना कैश करके रख, ठीक है। तो उसमें हम मैक्स एज 1 आवर डाल देंगे। समझ में आ रहा है? या फिर एक दिन के लिए कैश करके रख, ठीक है। उसमें हम उसकी मैक्स एज एक दिन डाल देंगे, खत्म। वो क्लाइंट जो है एक दिन तक उसको कैश करके रखेगा। उसके बाद कनेक्शन, हाँ, कनेक्शन ये जो है हेडर, ये बेसिकली ये बताता है सर्वर को कि भाई देख, जब मैंने जैसे ही एक रिक्वेस्ट कंप्लीट करी, तो उस रिक्वेस्ट के बाद मेरे को वो कनेक्शन रखना है या नहीं रखना। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो मैंने एक सर्वर पे ना एक रिक्वेस्ट भेज दी, और वो सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया उसका अच्छे से। उसके बाद तो अब तो मेरे कुछ काम नहीं है, तो मैं अब बताऊंगा कि भाई इस कनेक्शन हेडर से बताऊंगा कि भाई इसके बाद जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद वो ये कनेक्शन जो है हमें वो बना के रखना है फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए, या फिर बंद कर देना है, ठीक है। इसके लिए हम हेडर यूज करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू होती है कीप अलाइव करके, ठीक है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हेडर। अब रिप्रेजेंटेशन हेडर क्या होते हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हेडर बेसिकली कंटेंट के टाइप को बताते हैं। जैसे कि तुमने किसी रिक्वेस्ट में कोई बॉडी भेजी, उसमें अब तुमने कौन सी फाइल भेजी है। अब तुमने टेक्स्ट फाइल भेजी है, वीडियो भेजी है, इमेज भेजी है, ठीक है, या फिर HTML भेजा है, CSS भेजी है, जावास्क्रिप्ट भेजी, क्या भेजा है, कंटेंट टाइप वो है, ठीक है। कंटेंट लेंथ मतलब तुम्हारा जो तुमने बॉडी भेजी है उसका साइज क्या है, समझ आ गया। और कंटेंट इनकोडिंग मतलब बेसिकली काफी सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम कोई भी चीज कंप्रेस कर सके, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें होती हैं, जैसे एल्गोरिथम्स, जैसे एचपैक तो होता है ही,
ठीक है। उसके अलावा भी होता है जैसे कि जीजिप करके, अगर तुमने सुना हो जीजिप, ठीक है। और भी काफी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो ये वाला हेडर कंटेंट इनकोडिंग ये बताने के लिए यूज करता है कि ये जो डाटा हमने भेजा है बॉडी में वो किस टेक्निक से कंप्रेस हुआ है, ताकि मैं सर्वर पे जाके उसको ठीक ठाक उसी सेम एल्गोरिथम से उसको डीकम्प्रेस कर पाऊं, मतलब उसको रिट्रीव कर पाऊं उसकी एज इट इज फॉर्म में, ठीक है। और ई टैग, हाँ देखो, ई टैग जो होता है ना, हमेशा ये याद रखना, ई टैग हमेशा रिस्पॉन्स हेडर होता है। इसका मतलब क्या है, ई टैग हमेशा हम सर्वर से, मतलब ई टैग हमेशा हम सर्वर से क्लाइंट पे भेजेंगे, हम कभी भी ई टैग क्लाइंट सर्वर पे नहीं भेजेंगे। हमेशा हम ई टैग क्लाइंट सर्वर से क्लाइंट पे भेजेंगे। ये सिस्टम डिजाइन में आता है वैसे, लेकिन हम भी इसको थोड़ा सा कवर करके चलेंगे ना करो। तो हाँ, तो ई टैग क्या होता है बेसिकली, ई टैग ना एक तरह का आइडेंटिफायर होता है। अब किस तरह का आइडेंटिफायर, कि मान लो मैंने ना एक, मेरे पास मेरी किसी यूजर, हाँ इंस्टाग्राम है, मैं अब चला रहा हूँ, अब मेरी अभी कुछ और आईडी है, समझ रहे हो। और तो, या फिर ये छोड़ो, ई टैग का एग्जांपल कैसे बता सकता हूँ मैं? मतलब कोई बेसिकली एक ऐसा डाटा है जो उतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा शायद, ठीक है। तो उसको हम ना कैश करके रखते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, मतलब उसको कैश करके रखते हैं, और जैसे ही वो डाटा चेंज होगा फ्यूचर में, तो हम इस ई टैग को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ताकि हमें पता चल सके कि इसका वर्जन क्या है। ऑब्वियसली देखो ना, कि जैसे कि मैंने बताया कि एस टी टी 1.2 2 3 4, या फिर आओ इधर समझाता हूँ ई टैग। तो मान लो मेरे पास सबसे पहले मैंने एक डाटा कुछ उठाया सर्वर से, ठीक है, उसको मैंने वर्जन दे दिया 1, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम तक मैंने उसको कैश करके रखा, और जैसे ही मेरे पास उसका नया कुछ अपडेट आया सर्वर पे, तो मैं ये दोबारा से भेजूंगा, ठीक है। और अगर वो चेंज हुआ होगा तो मैं इसका वर्जन चेंज कर दूंगा, ऐसे ही सो ऑन, वर्जन 3 वर्जन 4, समझ रहे हो। मतलब जैसे ही डाटा चेंज हो जाएगा वैसे ही मैं ई टैग को भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। भैया इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है कोई, मतलब सर्वर से क्लाइंट की तरफ ही जाएगा ऐसा कुछ? इसका एग्जाम्पल, इसका कोड से ही समझा सकता हूँ इसे सही से। जैसे कि मैं समझाता हूँ, देखो। एक मिनट, ये इसको ना क्लास के बाद समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसको कवर कर लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाए उसमें। तो सिक्योरिटी हेडर्स, ये सिक्योरिटी हेडर्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि भाई अगर मैंने एक भी हेडर मिस करा, ठीक है, या मैंने कुछ वल्नरेबिलिटी छोड़ दी अपने सिस्टम में, तो मेरे को किस किस तरह का लॉस हो सकता है, समझ रहे हो। तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। अभी क्या होता है ये HSTS, ये बेसिकली बताता है कि अगर तुमको कम्युनिकेट करना है तो तुम HTTPS पे ही करोगे, ठीक है। तुम कभी भी HTTP पे कम्युनिकेट नहीं करोगे। अगर HTTP पे कोई रिक्वेस्ट आए भी तो तुम उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। ऐसे ही, जैसे कि एग्जांपल दूं इसका, जैसे कि google.com है। अब ये किस किस पे चल रहा है बताओ। देखो HTTPS पे चल रहा है ना ये। अब देखो मैं HTTP पे करूंगा तो शायद ये ब्लॉक हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली। नहीं हुई,
हाँ देखो ये इंटरनली इसको सॉल्व कर रहा है, मतलब इंटरनली इसको हैंडल कर रहा है। दिखाऊं कैसे, पता मेरे को ये, देखो क्योंकि मैंने अपने आप जैसी HTTP पे वो करा तो उसने अपने आप ही HTTPS पे रिडायरेक्ट कर दिया। देखो हाँ, तो ये देखो 307 यहाँ पे दे रहा है। हाँ मतलब 307 रिस्पॉन्स कोड दे रहा है, इसका मतलब उस URL पे वो चीज नहीं चल सकती। ठीक है, अब गूगल इसको ऑब्वियसली इंटरनली हैंडल कर रहा होगा तो वो हमें इतना दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसने गूगल ने बेसिकली क्या करा, जैसे मैंने HTTP पे उस पे उसको करने के लिए बोला तो वो उसको अपने आप ही रिडायरेक्ट कर दे रहा है HTTPS पे। समझ आ रहा है इससे क्या 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 बचा रहे हैं? ये बचा रहे हैं इसको कौन सा अटैक से? प्रोटोकॉल डाउनग्रेड अटैक। ठीक है, ये एक तरह का अटैक है जो हैकर्स करते हैं कि HTTP पे कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है, उसको फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। और उसके बाद कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है? ये मतलब सोर्सेस को ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट, मेरे मेरा मेरा सर्वर है, ठीक है, अब किसी हैकर ने क्या करा कि वो ना आया और उसने अपने रिक्वेस्ट पे, मतलब जैसे जैसे कि देखो ये रिक्वेस्ट है ना, अब इसके बाद यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा अभी वैसे, लेकिन हाँ बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक है, रिपीटर पे करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे ना बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पता क्या करूंगा कि जिसको जावास्क्रिप्ट आती होगी ना उसको पता होगा ये बात। मैं ना ये स्क्रिप्ट टैग के साथ इस स्क्रिप्ट टैग के साथ ना इसके अंदर कुछ भी फेच फंक्शन, मान लो फेच फंक्शन। ठीक है, कि मेरे को अगर पता है कि इसका सर्वर पे जाके की, तो देखो सर्वर के पास तो भाई हर चीज का एक्सेस है, क्योंकि यार वो रूट लेवल है ना। मेन सर्वर के पास तो हर चीज का एक्सेस रूट लेवल है। समझ रहे हो? तो अगर मान लो मेरे को कुछ ना उसकी वल्नरेबिलिटी राउट पता है, ठीक है, कि इस वाली राउट पे जाके इस वाली वेबसाइट पे जाके इंटरनली मेरे को ये वाला डाटा लीक कर सकता हूँ मैं। तो हैकर्स पता है क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के साथ ना कोई स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना फंक्शन डिफाइन कर देंगे और फिर ये रिक्वेस्ट भेज देंगे। समझ रहे हो? तो क्या होगा इससे? इससे बेसिकली होगा कि जो भी मलिशियस कोड इन्होंने, मलिशियस जो भी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, जैसे कि यहाँ देखो what ये पहली बार प्रिवेंट किसको करता है? ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक क्या होती है, मैंने बताया तुम्हें कि रिक्वेस्ट के साथ वो कोई भी स्क्रिप्ट डाल देगा। ठीक है, और वो अगर सर्वर इस चीज से वल्नरेबल होगा तो वो स्क्रिप्ट जाके उस पे रन हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ देखो इसका एग्जांपल है, ये स्क्रिप्ट टैग ना मैंने इसके अंदर फेच फंक्शन डाल दिया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट जी से मैं, सोचो तुम किसी यूजर की पूरी कुकी ही उठा लो। समझ रहे हो? या फिर सर्वर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है इतने सारे यूजर्स की, वो उठा लो। कैसा लगेगा? इतना सारा डाटा लीक हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी ये हेल्प करता है रिस्ट्रिक्ट करने में कि हमको कहाँ कहाँ से कंटेंट लोड करना है। अब वो कंटेंट क्या हो सकता है? वो कंटेंट CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए। और अब एक्स फ्रेम ऑप्शंस बेसिकली क्लिक जैकिंग अटैक को प्रिवेंट करता है। अब एक्स फ्रेम ऑप्शंस होता क्या है? अब इसका एग्जांपल देखो चलो आप। सबसे पहले मान लो कि तुम्हारी ना कोई बैंक की वेबसाइट है। ठीक है, mybank.com करके। ठीक है, अब तुमको फंड ट्रांसफर करना है।
फंड ट्रांसफर करने के लिए एक राउट है ट्रांसफर करके, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई सिस्टम है जो जिसने एक्स फ्रेम ऑप्शंस को सही से कॉन्फ़िगर नहीं करा, ठीक है। तो उससे क्या बढ़ जाता है, उससे क्लिक जैकिंग अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो पता है एक यूजर क्या कर सकता है, मतलब कोई अटैकर क्या कर सकता है, वो ना कोई डुप्लीकेट वेबसाइट बना सकता है, ठीक है। डुप्लीकेट वेबसाइट बना सकता है और वो वेबसाइट पे वो पता है क्या करे, आई फ्रेम ऑप्शन ये करके एक तरह का एचटीएमएल हेडर है, क्या होता है भैया, एम्बेड बेसिकली होता है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर तुमने एक वेबसाइट डाल दी, समझ रहे हो। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर तुमने एक वेबसाइट डाल दी। अब उस वेबसाइट के तुम कंपोनेंट्स भी डिफाइन कर सकते हो उसके अंदर, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। अभी हाई लेवल ये समझ के चलो कि उसने आई फ्रेम है एचटीएमएल टैग की मदद से हमारी जो बैंक की वेबसाइट है ट्रांसफर बटन की, मतलब ट्रांसफर पेज की, उसने अपनी वेबसाइट पे जाके वो शो कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पता है क्या होगा, वो अगर वो कुछ भी एक हिडन बटन के अंदर, जैसे कि मतलब यूजर को जो भी आया है उसकी हैकर की वेबसाइट पे, उसको पता है क्या लगेगा, उसको लगेगा कि भाई ये तुम्हारी वेबसाइट है, मतलब बैंक की वेबसाइट है, यूजर को ये लगेगा। लेकिन उसके पीछे ना उसने एक बटन हाइड कर रखा है, ठीक है। ये देखो देखो फेक बटन है ये, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा, वो फिर वो ट्रांसफर फंड्स पे क्लिक हो जाएगा इंटरनली, ठीक है। और वो पैसे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इसको कुछ वैसे समझ सकते हो, समझ रहे हो। अब इसको इससे डील करने का क्या वो हो सकते हैं, हम ओरिजिन डिफाइन कर सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है, मतलब सर्वर किस उस पे है, एड्रेस पे, वो हम कर सकते हैं कि भाई तेरे को इसके अलावा कहीं से कुछ लोड नहीं करना, मतलब इसके अलावा तो कहीं से कुछ रिक्वेस्ट आए भी तो मना कर दियो, मतलब अलाउ ही मत करियो फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस ये मतलब इस अटैक से हमें बचाता है, समझ गए। अब उसके बाद एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंटेंट टाइप ऑप्शंस, इसका अभी हमें कौन सा ऑप्शन उससे बचाता है अटैक से, इस अटैक मतलब इस हेडर को यूज करके हम माइम टाइप स्निफिंग अटैक से बच सकते हैं। अब तुम बोलोगे माइम टाइप स्निफिंग अटैक क्या होता है भैया, तो ब्राउजर देखो, ब्राउजर हम पहली बार इस हेडर को डिफाइन करके करते क्या है, मतलब ब्राउजर को हम क्या बताते हैं, हम ब्राउजर को बोलते हैं कि भाई देख, तू गलती से भी मैं तेरे को कोई डाटा भेजूंगा, तू उसको गैस नहीं करेगा, ठीक है। जैसा मैं डिफाइन कर रहा हूं वो डाटा वही है, तू अपना दिमाग मत लगाइयो, जैसा मैंने बोला तू वैसा कर, खत्म बात। जो मैंने बोला तू वो बात मान ले, तू अगर गैस करके कुछ चलेगा और फिर कुछ दिक्कत होगी तो बस फिर समझ रहे हो। तो माइम टाइप स्निफिंग अटैक क्या होता है, माइम टाइप स्निफिंग अटैक, पहली बात माइम की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, होती है मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसको इग्नोर करो, ठीक है। इसको बस तुम ये समझ सकते हो, ये मतलब स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी फाइल का या कंटेंट का टाइप जानने के लिए, ठीक है। या माइम टाइप को ना तुम ऐसे समझ लो, कोई मीडिया टाइप समझ लो, ठीक है, मीडिया टाइप, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एक फाइल है, एचटीएमएल फाइल है, उसका क्या क्या टाइप हो सकता है, जावास्क्रिप्ट ये, ठीक है। अब माइम टाइप स्निफिंग अटैक्स मतलब होता कैसे, कि माइम टाइप स्निफिंग अटैक जैसे कि मान लो मैंने ना क्या बोलते हैं कंटेंट टाइप में डिफाइन करके भेजा कि भाई ये जो टेक्स्ट है, मतलब ये जो कंटेंट जो मैं भेज रहा हूँ ना, ये है टेक्स्ट प्लेन है, ठीक है, मतलब ये टेक्स्ट है, ये कोई स्क्रिप्ट विप्ट नहीं है, ठीक है। पर
जब ये ब्राउजर, अगर मैंने ये वाला हेडर कॉन्फ़िगर नहीं करा होगा, मतलब एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस कॉन्फ़िगर नहीं करा होगा, तो ये क्या करेगा कि भाई इसने ये तो देख लिया ब्राउजर ने कि भाई इसने बोल रखा है ये प्लेन टेक्स्ट है, पर वो सोचेगा यार ये तो मेरे को उसकी तरह स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है, जावास्क्रिप्ट की तरह लग रहा है। देखो यहाँ पे देखो ना, द ब्राउजर सेज इट्स लेबल्ड एज टेक्स्ट प्लेन बट इट लुक्स लाइक HTML और जावास्क्रिप्ट, लेट मी ट्राई टू गेस एंड रेंडर इट एनीवे। मतलब भाई बाढ़ में जाए, तुमने कुछ भी बोला हो, मेरे को जो लग रहा है मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये ये स्क्रिप्ट कर दी तो क्या लिखा जाएगा यूजर के उस पे, ऑब्वियसली हैग लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर इस स्क्रिप्ट के अंदर उसने कोई मलिशियस स्क्रिप्ट या कोड डाल दिया तो भाई तुम्हारा तो गया ना, समझ रहे हो? इसलिए तुमको एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करना जरूरी होता है ऐसे अटैक से बचने के लिए, समझ गए? इसके बाद देखो, इसके बाद सेट कुकी। अब सेट कुकी क्या होता है? सेट कुकी बेसिकली एक ऐसा हेडर होता है जो सर्वर, हाँ तो जो सर्वर है वो क्लाइंट पे डाटा स्टोर करने के काम आता है। जैसे कि अगर मेरे को मान लो, मेरे को ना किसी यूजर से सबसे पहले कनेक्शन बैठ गया, यूजर ने लॉगिन कर लिया, अब मेरे को ना उसकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी है। ठीक है, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने उस पे सर्वर पे लेकर जाऊंगा, समझ रहे हो? सर्वर पर लेकर जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे लिए वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सेट कुकी हेडर यूज करूंगा। इससे क्या होगा भाई, मैं बोल दूंगा कि यार मैंने ये सेट कुकी हेडर यूज करा है, अब ये ना जाके ऐसी ऐसी कुकीज तू यूजर के ही ब्राउजर में सेव कर, मतलब यूजर के ही लोकल स्टोरेज में सेव कर, और जब मैं मांगू तब मेरे को दे दियो एनालिटिक्स के लिए। समझ आ रहा है? तो देखो क्या होता है, कुकीज आर स्मॉल की पेयर्स वैल्यू, ठीक है, हाँ। तो वही कुकीज भी की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, ठीक है। अब कुकीज में तुम्हारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, तुमने कैसे लिंक पे क्लिक करा, तुम्हारी चॉइसेस क्या हैं, तुम क्या स्क्रॉल करते हो, ठीक है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या बोलते हैं आज के इस ऐप्स इतने सारे, मतलब तुम तो ये सोचो ना कि तुमने कुछ बोला है, सोचा, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स में तुम कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते हुए सर्च करते हो, अब तुम्हारे ब्राउजर पर तुम्हें वैसे ही ऐड दिखने लग जाती है। वो कैसे होता है? वो कुकीज के थ्रू ही तो होता है। सबसे पहले वो तुम्हारे उस इंटरेक्शन की वजह से वो जाके एक ऐसी कुकीज सेट कर देते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को तो ये वाली चीज पसंद है, और जब टाइम आता है ऐड दिखाने का तो सर्वर वो कुकीज फेच करके तुम्हें वैसी वैसी ऐड दिखाने लग जाता है, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे हमने इतने सारे तो समझ लिए, अब एक्चुअल में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सिव हेडर दिखते कैसे हैं, तो देखो यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले देखो, इसको देख के ना थोड़ा ओवरवेल मत होना, ठीक है, ये बहुत आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा देखने में लगता है कि भाई क्या लिख दिया, समझ रहे हो? देखो ध्यान से देखो। तो रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी किस ऐसी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन करा है। मेथड क्या है भाई, यहाँ पे मेथड है पुट मेथड है, ये रहा देख, देखो पुट मेथड है, ठीक है। पुट मेथड क्या होता है वो आगे सीखेंगे, अभी के लिए मान लो एक मेथड है जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे, ठीक है, उसका नाम है पुट। और उसके बाद हमने क्या डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया राउट। ये जो चीज दिख रही है ना, API यूजर 1 2 3 4 5, ये है राउट, ठीक है। इस राउट के बाद हमने क्या डिफाइन करा, HTTP का वर्जन, ठीक है। HTTP का वर्जन कौन सा हम यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट करते टाइम, ठीक है। अब होस्ट क्या है, होस्ट मतलब तुमने किस वेबसाइट पर जाकर हिट करा, ठीक है। मैंने google.com पे जाके हिट करूंगा तो मेरा होस्ट google.com हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यूजर एजेंट, यूजर एजेंट मैंने बताया था, याद करो क्या होता है। यूजर एजेंट होता है कि मतलब किस तरह के क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट आई है, अब वो मोबाइल है, ब्राउजर है, देखो यहाँ पे क्या है, मोजिला ब्राउजर है,
वर्जन 5 का, और विंडोज 10 है, और 64 इसका मतलब विंडोज 64 इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। एप्पल वेब किट, ठीक है। ये भी एक तरह का होता है, मतलब ये एप्पल स्पेसिफिक जो डिवाइसेस होते हैं ना, मैक, ये हेडर उसमें काम आता है, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर्वर को रिक्वेस्ट करते टाइम, वो है जेसॉन। उसके बाद कंटेंट लेंथ 123, ऑथराइजेशन टोकन मैंने बताया था कि यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट होता है कि भाई मैं कौन सा डाटा एक्सेप्ट करूंगा रिस्पॉन्स में, तो वो क्या डिफाइन करा हमने, जेसॉन, ठीक है। एक्सेप्ट इनकोडिंग, अब मैंने बताया था ना कि एक्सेप्ट इनकोडिंग हेडर किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है ताकि उससे हम डिफाइन कर सके कि हमने डाटा किस एल्गोरिथम से कंप्रेस करा। तो यहाँ पे देखो है ना, gzip, deflate, br, ठीक है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन, कनेक्शन मैंने बताया था कि क्या होता है, कनेक्शन होता है कि मतलब हाँ, जब हमारा रिस्पॉन्स आ जाए, मतलब हमारा रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाए, उसके बाद हमें वो रे- उस कनेक्शन का करना क्या है, हमें उसको रखना है या फिर उसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे कीप अलाइव करा है। इसका मतलब हमने बोला है सर्वर को कि ये भाई कनेक्शन ना बांध रखो अभी, ठीक है, बंद मत करना। रेफर क्या है, रेफरर होता है कि मतलब किस मतलब रेफरर ये है कि ये रिस्पॉन्स आने के बाद मुझे किस उस पे जाना, मतलब किस राउट पे रीडायरेक्ट होना है, ठीक है। ये रेफरर वो है, ठीक है। और कुकी, कुकी मैंने बताया कि सेशन आईडी कर सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और हाँ देखो, रिक्वेस्ट जब भी आती है, मतलब जब भी जाती है, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन होती है। ये ब्लैंक लाइन जो होती है ना, ब्लैंक लाइन के बाद जो भी स्टार्ट होता है वो होता है बॉडी। तो मैं दिखाऊं, जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट में ये देखो, ये ब्लैंक लाइन है। इस ब्लैंक लाइन के बाद जो मैं लिखूंगा ना, वो मेरी बॉडी कहलाएगी। अगर मान लो ये ब्लैंक लाइन में हटा दूं, देखो फिर ये हो गया ना, एक लाइन में हो गया, है ना। तो अब ये एज है ना उसकी तरह जा रहा है, हेडर की तरह जा रहा है। अगर मैंने साथ साथ ही लिख दिया, तो मैं जैसे एक लाइन छोड़ दी, तो इसका मतलब वो बॉडी हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में, ये सारे एचटीटीपी के हेडर्स है, इसके बाद एक लाइन छोड़ रखी है। अब इस लाइन के छोड़ के जो भी है वो सब मेरा बॉडी कहलाएगा, ठीक है। तो इतना काफी है क्या वैसे आज के लिए, वैसे कुछ कुछ चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो एचटीटीपी के ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब क्या, आसान आसान, ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना। तो पहला तो है ये एक्सटेंसिबल, बहुत है। एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंसिबल क्या होता है, जिसको हम खींच सके, ऑब्वियसली खींच तान के जैसे मर्जी यूज कर सके। इसका मतलब क्या है, इसका इसका मतलब हम इसको जैसे भी अल्टर करके, कस्टमाइज करके ना, इसको किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को छेड़े। समझ रहे हो, बिना अंडरलाइन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को छेड़े। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि अंडरलाइन आर्किटेक्चर क्या है, एचटीटीपी कैसे अंडर द हुड काम कर रहा है, कोई बात नहीं। हम एचटीटीपी हेडर्स और इन सब की मदद से उसको अपने मन से जैसे जैसे चाहे डिफाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एचटीटीपी हेडर्स कैन बी यूज इन वेरियस केसेस। हाँ तो देखो, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, ठीक है, नए नए एल्गोरिथम्स आते रहते हैं, नए नए सिस्टम डिजाइन के कंसेप्ट आते रहते हैं कि भाई अब ये चीज ऐसे सॉल्व होगी, ये चीज ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है। ये तो उसमें एचटीटीपी काफी हेल्प कर देता है कि जल्दी अडेप्ट कर लेता है हर चीज, ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा हम कस्टमाइजेशन हैं हेडर्स के थ्रू। अब तुम क्या सोच रहे हो, हेडर्स ये तुमको जाके मैनुअली बनाने पड़ते हैं बैकएंड पे, ठीक है। अब तुम ऐसा है, तुम अपने नाम का हेडर दे दो, तुम अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तुम अपने नाम का हेडर दे दो, फिर उससे तुम्हें जरूरी थोड़ी है यहाँ पे नाम है, देखो देखो देखो, जैसे कि यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर है। तुमने मान लो अपनी वेबसाइट बनाई, जरूरी थोड़ी तुम ऑथराइजेशन नाम दो उसको, मत दो, तुम अपना नाम रख लो उसमें, क्या जा रहा है, कस्टमाइजेशन है।
हर चीज मतलब तुम्हारे पास ना फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल, समझ रहे हो? तुम कुछ भी करो, लेकिन ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है, मतलब तुम कभी बड़े सिस्टम पे काम करोगे तो तुम्हें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ताकि आगे मान लो कोई लोग आए तो उसको मैनेज कर पाए, ठीक है? तो उसके बाद रिमोट कंट्रोल, एचटीटीपी क्या है? रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल मतलब एचटीटीपी जो है ये हमारे क्लाइंट, मतलब हम ना अपने क्लाइंट को एक ना रिमोट की जैसे रिमोट से हम टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ठीक है ना? तो वैसे हम रिमोट कंट्रोल जैसा ही इसको हैंडल कर सकते हैं हेडर्स की मदद से, ठीक है? मतलब हम अपने क्लाइंट से कुछ भी करवा रहे हैं भाई। तुम ही सोचो, हमारे पास सर्वर पे रैम की कमी थी, क्यों? ठीक है, पैसा नहीं था, तो हमने क्या बोला कि भाई देख, मेरे को उसका डाटा तो सेव करना है, मेरे को स्टोर करना है, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए, मेरे को एनालिटिक्स करनी है, पर मैं डायरेक्ट सर्वर पे नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ मैं उसी के उस पे कर दूंगा, और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा, खत्म बात। समझ रहे हो? तो सर्वर किसी भी क्लाइंट से कुछ भी करवा सकता है हेडर्स के जरिए, समझ रहे हो? उसके बाद क्या है? एचटीटीपी मेथड्स। एचटीटीपी मेथड्स आर यूज्ड टू, हाँ, तो ऐसा करो, आज ना इतना काफी है, वैसे बहुत लेट हो गया है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आज तक है, आज हेडर्स तक है।